इनकम टैक्स में क्या बोला गया है कि आप अपनी जितनी भी इनकम कैलकुलेट करेंगे उसे 5 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, जिनमें से पहला पार्ट था सैलरी, दूसरा था हाउस प्रॉपर्टी और तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, ये बिल्कुल नया चैप्टर है, इसका पीछे वाले चैप्टर से कोई भी लिंक नहीं है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर हमारा कवर करेगा सेक्शन 28 से लेके 44 सी तक। सेक्शन 28 से लेके 44 सी तक ये चैप्टर कवर करता है। हालांकि आपके इतने सेक्शन नहीं है, कुछ कम है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम चार्जिंग सेक्शन, जो है इस चैप्टर का 28। ये चार्जिंग सेक्शन आप हर चैप्टर का याद रखेंगे। ठीक है, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के चार्जिंग सेक्शन है 28। ठीक है, अब देखिए आगे, आप कौन सी इनकम इस चैप्टर में कवर करेंगे, उसके लिए चार्जिंग सेक्शन कह रहा है कि अगर आप करते हैं कोई बिजनेस या फिर आप करते हैं कोई प्रोफेशन और या फिर आप करते हैं कोई वोकेशन, तो इन तीनों से होने वाली इनकम इस चैप्टर में इंक्लूड होगी। अब क्या है ये, तो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिजनेस की। देखिए, बिजनेस में 3 चीजें आती हैं। एक होती है ट्रेडिंग, समझते हैं आप ट्रेडिंग क्या मतलब है भाई? ट्रेडिंग का मतलब क्या है? खरीदना बेचना, हाँ बिल्कुल ठीक है। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं। सामान मार्केट से लेके आना, बेच देना, वापस ले आना, वापस बेच देना, समझ गए? दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर क्या होता है भाई? इसमें प्रोडक्शन होता है और सेल होती है। हम किसी प्रोडक्ट को बना के बेचते हैं या कोई सर्विस बेचते हैं। ओके, नेक्स्ट है अदर एक्टिविटी। अदर एक्टिविटी मतलब जो बिजनेस तो है पर उसमें ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। ठीक है, जिसमें ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, जैसे सैलून है, क्या हम उसको ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में ले सकते हैं क्या? नहीं, तो यहाँ आ जाएगा। टेंट हाउस है, रेंटिंग की सर्विस है, ये सारी चीजें यहाँ आ जाती है। फिर आ जाइए आप स्पेशल लर्निंग पे। स्पेशल लर्निंग का मतलब क्या? तो स्पेशल लर्निंग का मतलब ये है प्रोफेशनल होने के लिए स्पेशल लर्निंग आपको रिक्वायर्ड होती है। दैट मीन्स डिग्री रिक्वायर्ड होती है। जैसे आप सीएमए बनने के बाद कुछ काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको प्रोफेशनल कहा जा सकता है। सीए, सीएस, एमबीबीएस, ठीक है, एलएलबी एटसेट्रा, ऐसा कोई काम करते हैं जिसके लिए आपने पहले डिग्री ली हो, तो आप प्रोफेशनल काउंट किए जाएंगे। ठीक है, और आपकी इनकम इसी चैप्टर में आएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है वोकेशन। इसका मतलब होता है सिमिलर टू प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन जैसे ही लोग होते हैं पर डिग्री नहीं होती है उनके पास। ठीक है, जैसे कोई बढ़िया सिंगर है, प्रोफेशनल नहीं है बट सिंगर अच्छा है। कोई बढ़िया खाना बनाते हैं, वो सब लोग कहाँ जाते हैं? वोकेशन में आ जाते हैं। ठीक है, इन सब को अलग अलग पढ़ने का मतलब हम सिर्फ इतना है कि हम समझना चाहते थे। ठीक है, इन सबको अलग अलग पढ़ने का मतलब हम सिर्फ समझना चाहते थे कि ये जो 2 वर्ड्स हैं बिजनेस और प्रोफेशन, इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, बाकी इन सब से होने वाली इनकम, चाहे ये कोई भी हो, ठीक है, ये इतने सारे जितने भी हमने पढ़े हैं, इन सब से होने वाली इनकम एक ही जगह पे आएगी और वो है
बिजनेस और प्रोफेशन। बोलिए आगे बात सुनना। सभी रिप्लाई करते रहेंगे। आगे चलते हैं। अब आगे कुछ ऐसी इनकम है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में आती है, पर वो इन ऊपर वाले में से कोई नहीं है। फॉलोइंग इनकम इंक्लूडेड इन बीएनपी क्या क्या है? आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर जब हमने सैलरी पढ़ा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, पार्टनर रेम्युनरेशन, कि पार्टनर को जो सैलरी मिलती है पार्टनरशिप फर्म से, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आती, वो इनकम फ्रॉम बीएनपी में आती है। बताओ, बताया था क्या? याद है कि पार्टनर को जो सैलरी मिलती है वो यहाँ कवर होती है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, पार्टनर सैलरी, ये ऊपर जो हमने पढ़ा उसमें कवर नहीं होगा, इसलिए हमें इसको स्पेशली लिखना पड़ रहा है। ओके, कंपोजिट रेंट एचपी में पढ़ा था हमने, कंपोजिट रेंट पढ़ा था एचपी में, कि अगर कंपोजिट रेंट एचपी में नहीं आएगा तो बीएनपी में आ सकता है। ड्यूटी ड्रॉबैक, ये बढ़िया पॉइंट है। पता है किसी को ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है? किसी को पता है ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है? शिवा, सर ये लिख कहाँ से रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्या? सर ये मतलब लिख कहाँ से रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसमें। नहीं, आप तो ये बताओ ड्यूटी ड्रॉबैक पता है क्या आपको? लिखने से क्या मतलब है? हाँ कुछ कुछ पता है, पूरा नहीं पता, आप बता दो। लेकिन ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है? देखो, जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो क्या हमें कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ता है? यस। यस सर। अब वो कस्टम ड्यूटी हमारे लिए एक्सपेंसेस का पार्ट है। बिल्कुल हमारे लिए एक्सपेंसेस है। अब सपोज करो कि आपने कुछ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट किया और उस पर कस्टम ड्यूटी पे करके आप उसको अपने फैक्ट्री में ले आए, फिर आपको पता चलता है कि ये गुड्स तो डिफेक्टिव है, क्या करेंगे आप? बताइए क्या करेंगे आप? रिटर्न कर दिए। गुड्स को आप रिटर्न कर देंगे। जैसे ही गुड्स आप रिटर्न करेंगे, गवर्नमेंट ने आपसे जो ड्यूटी ली थी वो भी आपको वो ड्यूटी वापस दे देगी। उसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। जब इंपोर्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ, सक्सेसफुली नहीं हुआ, तो आपकी ड्यूटी आपको रिफंड कर दी जाती है, उसे कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है। अब जब हमने ड्यूटी को पे किया था तो हमने उसे एक्सपेंसेस ट्रीट किया था, तो जब वो ड्यूटी हमें वापस मिलेगी तो हम उसे क्या ट्रीट करेंगे? इनकम ट्रीट करेंगे। ओके, आगे आ जाइए। आगे लिखा है कॉम्पनसेशन टू डायरेक्टर्स। हमने जब डायरेक्टर को अपॉइंट किया था तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी हमारी,
उस टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंज कर दिया हमने, फॉर मॉडिफिकेशन इन टीएनसी, ठीक है, हमने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दिए, तो क्या हमें उस डायरेक्टर को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा? यस सर। हाँ जी, तो वो कॉम्पनसेशन उस डायरेक्टर के लिए कौन से हेड की इनकम रहेगी? वो जो कॉम्पनसेशन उस डायरेक्टर को मिला है वो उसके लिए कौन से हेड की इनकम रहेगी? वो उसके लिए बीएनपी हेड की इनकम रहेगी। ओके, कॉम्पनसेशन टू एजेंट, अगर आप अपने एजेंट को या एजेंसी होल्डर को कोई कॉम्पनसेशन देते हैं तो वो इनकम उसके लिए कहाँ जाएगी बताओ? बोलो भाई, जल्दी रिप्लाई करो। अगर आप अपने एजेंट को, एजेंट पढ़ा है आपने, एजेंसी जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप जानते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने कोई फ्रेंचाइजी ली, ठीक है, और आपने कंपनी से बात करी कि ये फ्रेंचाइजी आप मुझे दोगे और मेरे एरिया में किसी और को नहीं दोगे, इस बात का अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लो। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब थोड़े दिन बाद उसी एरिया में उन्होंने दूसरे को भी फ्रेंचाइजी दे दी, तो बताओ क्या आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो वो कॉम्पनसेशन आपके लिए कौन से हेड की इनकम है? बीएनपी है। क्यों नहीं मिलेगा भाई? बिल्कुल मिलेगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, फाउंडेशन में पढ़ा है ना आपने। यस, बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाइए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। अगर आपके पास में इंपोर्ट का कोई लाइसेंस लिया था आपने पहले, फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है और आपने अपना लाइसेंस बेच दिया, तो उस लाइसेंस से जो पैसा मिलेगा वो आपके लिए बिजनेस की इनकम होगी, ठीक है। और ये पॉइंट स्पेशल ध्यान रखना, एग्जाम में सीधा एमसीक्यू आ जाता है इसके ऊपर बहुत बार, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। आगे चलते हैं, नॉन कंपीटिंग फीस क्या होती है? नॉन कंपीटिंग फीस का मतलब है कि आप किसी से कंपटीशन नहीं करेंगे, इस बात के लिए आप उसको पैसा दे रहे हैं या आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। एक 5 स्टार होटल के सामने, ध्यान से सुनो, एक 5 स्टार होटल के सामने एक बंदा अपना ठेला लगाता है, उस ठेले की वजह से 5 स्टार होटल की सेल पे कुछ फर्क पड़ता है, तो 5 स्टार होटल ने उस ठेले वाले को कहा कि हम आपको कुछ पेमेंट कर देंगे, पर आप अपना ठेला यहाँ ना लगाएं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर लगाएं, कहीं पे भी जहाँ पे आपकी इच्छा हो। तो मुझे बताओ, जो पैसा उस ठेले वाले को मिल रहा है वहां पे वो ठेला ना लगाने के लिए, वो उसकी कौन से हेड की इनकम है? बीएनपी, क्योंकि बिजनेस करने के लिए या बिजनेस ना करने के लिए जो भी मिल रहा है वो सारा बीएनपी में ही जाएगा, क्योंकि रीजन उस इनकम का क्या है? बीएनपी। ओके, चलिए perquisite received during the year, perquisite received during the year, इसका मतलब क्या है? एक आदमी एक डॉक्टर को बुलाते हैं, ठीक है, कोई बीमार है और उसके लिए आप डॉक्टर को बुलाते हैं स्पेशल को,
ठीक है। डॉक्टर जब आता है तो क्या वो सिर्फ फीस लेगा या फिर आने जाने का खर्चा, रहने के लिए होटल वगैरह सब लेगा? बताओ। आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं स्पेशली और वो कहता है कि सर मैं आ जाऊंगा, पर आने की टिकट भेज दीजिए, रहने के लिए एक होटल बुक कर दीजिए, और फिर मैं आपके पेशेंट को देख लूंगा, एयरपोर्ट पे गाड़ी भेज देना, और फिर वापस होटल में रुक के चला जाऊंगा। सब लेगा। तो जब हम उसकी इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो सिर्फ फीस लिखें या वो जो फायदे उसने उठाए वो भी उसकी इनकम में जुड़ेंगे? उसकी इनकम जब हम निकाल रहे होंगे बिजनेस की या प्रोफेशन की, तो हम उसकी इनकम में सारी चीजें जोड़ेंगे, क्योंकि उसको फायदा तो सब चीज का ही हुआ है। ओके, बिल्कुल। तो ये सारी इनकम बेटा स्पेशली बीएनपी चैप्टर में आती है। ओके, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और लिख देता हूं, 2018 का अमेंडमेंट है ये, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट मतलब आपकी बिजनेस में जो स्टॉक रहता है उसको अगर आप पर्सनल यूज के लिए लेके जाते हैं घर पे, तो फिर उस पे होने वाला फायदा भी टैक्सेबल होगा। बता दो एक बार, यहां तक क्लियर है क्या? एक बार यहां तक बता दो भाई, यहां तक क्लियर है क्या? किसी के कोई डाउट है तो बोल दो। ठीक है, आपको पता है ये वाला चैप्टर बीएनपी का सबसे लंबा चैप्टर है। आपने सैलरी पढ़ा है अभी तक, सबसे बड़ा चैप्टर, ये उससे भी बड़ा चैप्टर है पर उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स कवर करता है ये। ओके, ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लेना इसको। मेथड ऑफ कंप्यूटेशन का मतलब क्या है? अब मैं पहले आपको कंसेप्ट की बजाय ये बताता हूं कि हम कर क्या रहे हैं, करने क्या वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बिना कंसेप्ट पढ़ना बेवकूफी है। देखिए एक बात ध्यान से समझिए आप, दो लोग हैं हमारे पास, एक होता है अकाउंटेंट और एक होता है प्रोफेशनल। ठीक है, अकाउंटेंट अकाउंट्स बना रहे हैं, क्यों? क्या उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने इसलिए? बताओ। क्या अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं? यस। जो प्रोफेशनल कैलकुलेशन कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? रिटर्न ऑफ इनकम भरने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, या ऑडिट के लिए? बोलो हाँ या ना। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पहले से बने हुए हैं। ओके, अब अकाउंटेंट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या पी&एल बनाएगा? बताओ, क्या अकाउंटेंट प्रॉफिट निकालने के लिए पी&एल बनाएगा? ओके, और ये पी&एल किसके हिसाब से बनाएगा? क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाएगा? ठीक है, तो इसने जब बनाया होगा तो इधर सारे एक्सपेंसेस लिखे होंगे और इधर सारी इनकम लिखी होगी। बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा होगा, ध्यान से समझना। ओके, क्या अकाउंट्स में कहीं ऐसा दे रखा है कि रेंटल इनकम को अलग से लिखो या एसेट को बेचने से होने वाली इनकम को अलग से लिखो? ऐसा दे रखा है क्या अकाउंट्स में? क्या अकाउंट्स में कहीं पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किसी में आपने ये पढ़ा है जिसमें कहा हो कि भाई रेंटल इनकम पी&एल में नहीं आएगी, कहीं और आएगी? ठीक है, या फिर रेंटल के खर्चे पी&एल में नहीं आएंगे, कहीं और आएंगे? ऐसा लिखा है कहीं? नहीं। तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि जिसने ये पी&एल बनाया होगा उसने बिजनेस इनकम भी इसी में लिखी होगी, रेंट भी इसी में लिखा होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट भी इसी में लिखा होगा, इंटरेस्ट मिला है तो वो भी यहाँ लिखा होगा? बोलो।
और सारे खर्चे यहाँ लिखे होंगे, बिजनेस के भी, अगर म्युनिसिपल टैक्स दिया है वो भी यहाँ लिखा होगा। उसके अलावा अगर आप लॉस हुआ है किसी चीज को बेचने पे, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, वो भी यहाँ लिखा होगा। यस बिल्कुल ठीक है। तो अकाउंटेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अकाउंट्स बनाए, और उससे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग P&L बोल दो, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोल दो, और बैलेंस शीट बोल दो, कैश फ्लो, फंड फ्लो वगैरह जो भी है, तो उसने सारी इनकम यहाँ लिखी होगी। अब प्रोफेशनल को कहा गया कि आप सारी इनकम को 5 हेड में बांटो, सैलरी, HP, BNP, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। बोला है, बोलो क्या प्रोफेशनल को बोला है कि टैक्स निकालने के लिए आप सारी इनकम को 5 हेड में बांटो? अब हाँ बोला है, तो इसको करने के लिए हमने इसके रूल पढ़ लिए अलग से, इसके रूल पढ़ लिए अलग से, और इसके रूल हम पढ़ रहे हैं, रनिंग है। तो मुझे बताओ, क्या मुझे इस P&L में से ये रेंट निकाल के HP में ले जाना है, और ये म्युनिसिपल टैक्स निकाल के भी HP में ले जाना है? बोलो हाँ या ना। मुझे इस P&L अकाउंट में से टैक्स कैलकुलेट करते टाइम पे रेंट HP में ले जाना है, म्युनिसिपल टैक्स HP में। सिमिलरली ये जो सेल ऑफ असेट है ये कैपिटल गेन में ले जाना है, और ये लॉस है ये भी कैपिटल गेन में ले जाना है, इंटरेस्ट है वो अदर सोर्स में ले जाना है। तो इसका मतलब इस P&L में जितनी इनकम दे रखी है उनको अलग अलग हेड में हमें लेके जाना है। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, इज दैट क्लियर? शिवा आप चैट बॉक्स में आंसर कर दे, जो भी आपको करना है ना, चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहें, जिससे ये पता चलता रहे कि आप तक हमारी बात पहुंच रही है। आपने आज फर्स्ट क्लास है, आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया इसलिए, ओके। तो इस तरीके से बेटा क्या करना है कि P&L अकाउंट में से जो जो इनकम जिस जिस हेड की है वो वहां ले जानी है। पर हम यहाँ कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं फिलहाल? हम पढ़ रहे हैं BNP। इसका मतलब हमें यहाँ पे BNP पढ़ना है सिर्फ, हमें ये बाकी चैप्टर अभी नहीं पढ़ने, बाकी चैप्टर अपने लाइन में आ जाएंगे, हमें सिर्फ BNP पढ़ना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फिलहाल मुझे इस P&L अकाउंट से BNP चाहिए, मुझे इसमें से बिजनेस इनकम चाहिए, बस उसको मुझे अलग करना है। हाँ, अब इस बिजनेस इनकम को इस P&L अकाउंट में से अलग करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। कोई बता सकता है 2 तरीके कौन से हैं? मुझे अगर बिजनेस इनकम चाहिए सिर्फ फिलहाल, तो इस P&L अकाउंट में से बिजनेस इनकम निकालने के 2 तरीके हमारे पास होते हैं। कोई बता सकता है? अलग लिखेंगे, 2 तरीके कौन से हैं? 2 बताओ, तभी कंपैरिजन हो पाएगा। है भाई कोई बताने वाला? फर्स्ट बिजनेस की इनकम एंड अदर प्रोफेशन की इनकम। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं, वो तो एक ही बात है, बिजनेस और प्रोफेशन तो अपन एक जगह ही ले रहे हैं, ठीक है, बिजनेस और प्रोफेशन तो अपन एक जगह ही ले रहे हैं। मेरा पूछने का मतलब ये है कि हम उसको इस P&L अकाउंट से अलग कैसे करेंगे, इसका पता है आपको? अच्छा चलो, मैं एक दूसरे तरीके से पूछता हूँ। आपने कभी घर पे देखा है कि आपके कोई दाल या चावल या ऐसा कुछ लेके आता है जिसको सफाई करनी पड़ती है, जिसमें कंकर आते हैं,
बोलो, देखा है क्या? तो देखो, जब आप दाल से कंकड़ निकाल रहे होते हैं, ये मान लीजिए आपकी प्लेट है और इसमें ये दाल है और इसी में कंकड़ है, क्या इसको निकालने के दो तरीके हैं आपके पास? पहला, आप इसमें से सारी दाल निकाल लीजिए, जो बचेगा वो कंकड़ बचेगा। बोलो हाँ या ना? दाल निकाल लीजिए, बचेगा कंकड़ अपने आप। अच्छा, और दूसरा, आप इसमें से स्टोन निकाल लीजिए, बचेगी दाल। ठीक है, आप कहेंगे सर ऐसा थोड़ी होता है। हो सकता है, होता नहीं होता अलग बात है, हो सकता है। क्या दोनों तरीकों से आपका काम नहीं हो जाएगा? आपको दाल अलग करनी थी, दाल अलग होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। तो वैसे ही अगर मुझे इसमें से बीएनपी इनकम निकालनी है, तो क्या मैं दो तरीके अपना सकता हूं? पहला, कि इसमें से सारी बीएनपी इनकम निकाल लो, इसमें से सारी बीएनपी इनकम निकाल लो, अपना काम हो गया, अपने को बाकी इनकम से मतलब ही नहीं है। और या फिर इसमें से सारी बाकी की इनकम निकाल दो, तो बचेगा वो क्या बच जाएगा? अपने आप बीएनपी बच जाएगा। बताओ, क्या दोनों चीजें आसान है? तो ध्यान से सुनना, क्या है इसका मतलब मैं लिख के बता देता हूं। पहला हमारा मेथड है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम सीधे सीधे बीएनपी इनकम पे पहुंच रहे हैं। हम यहाँ पे जाएंगे इनकम साइड में और जो जो बिजनेस के आइटम है ना उनको उठाएंगे। तो सारी बिजनेस इनकम हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर एक्सपेंसेस साइड में जाएंगे और जो जो एक्सपेंसेस बिजनेस के हैं उनको भी यहाँ पे लेस कर देंगे। तो जो बचेगा वो बिजनेस इनकम बच जाएगी। बताओ, क्या इससे डायरेक्टली बिजनेस इनकम आ रही है हमारी? इसलिए हम इसको डायरेक्ट मेथड कह रहे हैं। ओके, ठीक है। दूसरा आ जाइए, इनडायरेक्ट मेथड। लेस क्या करेंगे? बिजनेस के खर्चे, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, वेजेज है, सैलरी है, रेंट है, जो भी खर्चे बिजनेस के लिए हुए हैं वो लेस कर देंगे। तो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, चलिए इनडायरेक्ट मेथड में आइए। इनडायरेक्ट मेथड क्या कह रहे हैं? इनडायरेक्ट मेथड ये कह रहा है कि आप नेट, अच्छा एक बार बताइए, मैं यहाँ से बीएनपी वाले आइटम को छेड़ता ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं बीएनपी वाले आइटम को किसी को भी नहीं छेड़ता हूँ यहाँ से, और सिर्फ बाकी चीजों को हटा देता हूँ। बाकी चीजों को हटा देता हूँ यहाँ से सपोज, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा? अगर मैं इनकम साइड से कुछ भी हटाऊंगा या एक्सपेंसेस साइड पे कुछ भी हटाऊंगा, तो क्या उसका इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट पे आएगा? यस। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमें यहाँ से ऐसे कुछ एक्सपेंसेस हटाने हैं जो बिजनेस के नहीं है। जैसे मान लीजिए म्युनिसिपल टैक्स है, ये हाउस प्रॉपर्टी में जाना था, तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया। तो जैसे ही मैं इस म्युनिसिपल टैक्स को हटाऊंगा, बताइए मेरे नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे ही मैं इस म्युनिसिपल टैक्स को हटाऊंगा, मेरे नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? शिवा कह रहे हैं कम होगा, नवीन कह रहे हैं कम होगा, और बोलो। जैसे ही मैं ये म्युनिसिपल टैक्स का एक्सपेंसेस हटाऊंगा, मेरे नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो बेटा।
सब सोच के बोल रहे हो या कॉपियां करके बोल रहे हो एक दूसरे की? दोबारा सोच लो, कम होगा या बढ़ेगा? कोई फर्क नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि वो तो टैक्स उसमें भी ही नहीं, ये नहीं है बेटा चंचल, गलत चले गए आप। हमने आपको कहा कि इस P&L में से सिर्फ बीएनपी इनकम को तो रखना है, बाकी इनकम को हटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सपेंसेस को हटा देते हैं, इसको हम एचपी में ले जाएंगे, तो यहाँ से एक्सपेंसेस हट गया। तो जैसे ही हम इसमें से एक्सपेंसेस हटाएंगे, इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट किस पे आएगा, नेट प्रॉफिट पे। तो वह वो पूछ रहा हूँ कि नेट प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा। बेटा एक बार लिख दिया दीपक, बार बार मत लिखो। दीपक एक बार कोई चीज लिख दी, मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ बेटा सबका आंसर, बार बार मत लिखो आप। डिसअलाउड, ऐड होगा। अरे भैया एक्सपेंसेस साइड में से अगर खर्चा हटेगा तो जाहिर सी बात है ना, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। लेस कैसे होगा? किसी के अभी भी डाउट है मन में कि नहीं सर लेस होगा, ये तो ऐड नहीं होगा? बोलो, कोई है ऐसा जिसके अभी भी मन में चल रहा हो कि नहीं नहीं सर बढ़ेगा कैसे, घटेगा ही? डिसअलाउड, मैंने लिखा है डिसअलाउड, मतलब एज पर इनकम टैक्स ये एक्सपेंसेस बिजनेस का नहीं है, इसलिए हमने कहा है डिसअलाउड। हाँ भाई, किसी के माइंड में अभी भी है क्या कि ये सर ऐड क्यों होगा, लेस क्यों नहीं होगा? बता दो। कंसेप्ट बेस क्लियर करना जरूरी है, बाद में आगे जाके दिक्कत नहीं आए कि सर मुझे उस दिन समझ में नहीं आया था कि हमने ऐड क्यों किया। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे खर्चे जो बिजनेस के नहीं थे हमने उनको हटाया, तो हमने लिखा डिसअलाउड एक्सपेंसेज। ऐसे एक्सपेंसेज जो बिजनेस में अलाउड नहीं है हम उनको हटा रहे हैं, तो इनका नाम रखा गया डिसअलाउड एक्सपेंसेज। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज और भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो खर्चा दूसरे हेड से ही रिलेटेड हो। कोई पर्सनल खर्चा लिख दिया हमने, सपोज यहाँ पे हमने किसी को है ना डोनेशन दिया, हमने किसी को डोनेशन दिया। अब ये डोनेशन वैसे कोई हेड में जाएगा क्या, बताओ? क्या ये सैलरी में जाएगा, एचपी में जाएगा, बिजनेस में जाएगा, अदर में जाएगा? हमने किसी को अगर कोई डोनेशन दिया है तो क्या वो खर्चा किसी हेड में जाएगा? बोलो, हमने किसी को कोई डोनेशन दिया है तो क्या वो खर्चा किसी हेड में जाना है, दूसरे में? नहीं, वो पर्सनल खर्चा है बेटा। डोनेशन किसी अदर में भी क्यों जाएगा? क्या आपने अदर इनकम को कमाने के लिए किया है? क्या आपने अदर इनकम को कमाने के लिए डोनेशन किया? नहीं, तो अदर इनकम को कमाने के लिए डोनेशन नहीं किया तो वो खर्चा अदर इनकम से रिलेटेड कैसे हुआ? जिस चीज को कमाने के लिए जो खर्चा करते हैं वो उससे रिलेटेड होता है। क्या डोनेशन हमने कुछ कमाने के लिए किया, ये बताओ? क्या डोनेशन हमने कुछ कमाने को किया है? नहीं। इसका मतलब ये पर्सनल खर्चा है, ये किसी से भी रिलेटेड नहीं है, ये क्या है, पर्सनल खर्चा है। ठीक है, तो पर्सनल खर्चे को भी तो हटाना पड़ेगा ना। तो यहां से हम वो खर्चा जो दूसरे हेड से रिलेटेड है और वो खर्चा जो पर्सनल है वो भी हटा देंगे। आई बात समझ में? और दोनों का एक ही नाम रहेगा, डिसअलाउड एक्सपेंसेज। आगे मैं इसको और डिटेल में समझा दूंगा। अब आगे आइए, यहां से मुझे ये रेंटल इनकम हटानी है क्योंकि मुझे ये एचपी में लेके जानी है, तो मैंने ये रेंटल इनकम हटा दी। बताओ प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? बोलो जी। यहाँ से मैंने ये इनकम हटा दी एचपी वाली, तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? अब कम होगा, बिल्कुल ठीक है। तो हम कहेंगे इनकम नॉट रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन। ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसी इनकम जो बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं थी हमने उसको लेस कर दी। चले, तो P&L में जो चीजें नहीं आनी चाहिए थी वो हमने हटा दी है।
अब सुनो ध्यान से, एग्जाम में नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, एग्जाम में नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आपको बताया था कि साहब एक खर्चा था किस चीज का, बिजनेस का, पर वो हम लिखना भूल गए या हम लिख नहीं पाए। इनकम टैक्स के हिसाब से खर्चा है तो अकाउंटेंट ने पर लिखा नहीं। बताओ यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस है बिजनेस का, पर अकाउंटेंट ने लिखा नहीं उसको ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, तो बताओ इस खर्चे का क्या करें हम? टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए इस खर्चे का क्या करें? लेस कर दें? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एक्सपेंसेज अलाउड बट नॉट चार्ज टू P&L? खर्चा अलाउ तो था पर P&L से चार्ज नहीं किया गया, तो अब हम उसको लेस कर रहे हैं। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है। नीचे लिखा है ड्यूटी ड्रॉबैक, एक एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं मैं। नीचे लिखा है ड्यूटी ड्रॉबैक, क्या ये इनकम है बिजनेस की? क्या ये ड्यूटी ड्रॉबैक बिजनेस की इनकम है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। हाँ, पर जब हमने P&L बनाया था हमने तो बाई साइड में नहीं लिखा इसको, क्योंकि अकाउंटेंट को तो पता ही नहीं था ये इनकम है। तो क्या ये इनकम यहाँ पे ऐड होनी चाहिए? बोलो, ऐसी इनकम जो बिजनेस की है पर P&L में नहीं लिखी गई, तो क्या ऐड कर दें? इनकम रिलेटेड टू BNP but not included in P&L। बोलो, क्या चारों एडजस्टमेंट समझ में आ गए कि हमने क्यों किए, कैसे किए? पहले P&L में से दोनों साइड में जो चीजें नहीं आनी चाहिए थी उनको हटाया, एडलेस किया, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो चीजें आनी चाहिए थी उनको एडलेस किया। बताओ, क्या ये चारों एडजस्टमेंट समझ में आ गए? और ये चारों करने के बाद जो फिगर आएगा उसे हम कहेंगे BOP इनकम। बोलो भाई, यहां तक समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसको अभी नहीं समझ पाए तो फिर ये कभी समझ में नहीं आएगा। ओके, अब सुनो आगे। ये पूरा आपने समझ लिया कि दो तरीके कौन से हैं। सेक्शन 29 में दो तरीके आपको बताए गए, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, दोनों आपने समझ लिया। अब मुझे बताओ कि आप अभी के टाइम पे, जस्ट अभी बोल रहा हूं मैं, ये प्रोविजन पढ़ने से पहले आप अकाउंटेंट वाली पोजीशन पे हो या आप प्रोफेशनल वाली पोजीशन पे हो? आपका जो नॉलेज है वो अकाउंटेंट वाला है फिलहाल या प्रोफेशनल वाला है? एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, अकाउंटेंट वाला है। तो अभी तक आप जो कर रहे होंगे या अभी तक आपके माइंड में जो चल रहा होगा वो ये वाला रहेगा, अकाउंटेंट वाला। प्रोफेशनल वाला बनने के लिए क्या आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन सी इनकम बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है? तभी तो आप ये कर पाएंगे, ये कर पाएंगे और ये कर पाएंगे। ये जाने बिना कि कौन सी इनकम बिजनेस की है और कौन सी नहीं है, क्या आप ये तीन एडजस्टमेंट कर सकते हैं? 1, 2 और 3? नहीं। दूसरा, ये जाने बिना कि कौन सा खर्चा बिजनेस में आता है और कौन सा नहीं आता है। आता है उसको लेस करो, नहीं आता उसको ऐड करो। पर ये पता ही ना हो कि कौन सा आता है और कौन सा नहीं आता, तो क्या ऐड लेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो अब प्रोफेशनल बनने के लिए आपको ये सीखना होगा कि कौन सी इनकम बिजनेस की है और कौन सी बिजनेस की नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले हमने सेक्शन 28 पढ़ा था, याद है?
जिसमें ये बताया गया था कि कौन सी इनकम बिजनेस की है और कौन सी नहीं है। क्या उससे आपका ये पर्पस सोल्व हो जाएगा, ये वाला और ये वाला? यस, उससे ये आपका पर्पस तो सोल्व हो जाएगा। इसका मतलब अब आपको इनकम तो पता है कि कौन से बिजनेस में आएगी और कौन सी नहीं आएगी। सवाल आता है एक्सपेंसेस का, तो चलिए एक्सपेंसेस पे चलते हैं। ये हमें पढ़ना है, इस चैप्टर का मेन कंटेंट है वो यही है कि कौन सा एक्सपेंसेस अलाउड है और कौन सा एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। ओके, माइक ऑफ कर लेना बेटा। ओके, तो कोई भी एक्सपेंसेस अलाउ है या नहीं है, उसकी 4 कंडीशन है। वो 4 कंडीशन आपको मैं बता देता हूँ। पहला, बिजनेस expenses should be related to business। आपका जो खर्चा है वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, expenses should be revenue in nature। expenses should be revenue in nature। तीसरा, expenses should be incurred in previous year। और लास्ट वन, expenses should not be personal in nature। 4 चीजें आप हर एक्सपेंसेस के ऊपर चेक करेंगे कि क्या वो एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड हैं, क्या वो एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर का है, क्या वो प्रीवियस ईयर में इंकर्ड हुआ है, और क्या वो पर्सनल नहीं है। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपका एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, अलाउेबल, अलाउड एक्सपेंसेस हो जाएगा। और चारों में से एक भी कंडीशन अगर वायलेट हो जाती है तो आपका एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होगा। बताइए, इज दैट क्लियर? माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक ऑन है। प्रिया बेटा माइक ऑफ कर लो। ओके, चलिए, तो ये हमें कहां पढ़ना है, अब सुनो ध्यान से। हमें पढ़ना है बेटा सेक्शन 32 लेके 38। सबसे पहले तो जो हमें ये बताएगा कि कोई एक्सपेंसेस अलाउ है या नहीं है। उसके बाद यहां से जो यस होगा, जो नो हुआ वो तो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। ये याद रखना, ये चार्ट बड़े काम का है, ये छोटा सा फ्लो चार्ट। 38 से 38 में जो नो हो गया वो तो डिसअलाउड हो गया, और 30 से लेके 38 में जो यस हो गया उसके अंदर और सेक्शन चेक करेंगे हम 40 से लेके 43 बी। इनमें से किसी ने ना कह दिया तो भी वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। और इसने भी हाँ कह दिया तब जाके फाइनली वो एक्सपेंसेस क्या होगा, अलाउड होगा। आई बात समझ में? इट जस्ट लाइक दैट कि मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं घर से बाहर, ठीक है, आप कहीं घर से बाहर जाते हैं ना, किसी पिकनिक पे या मूवी देखने या कहीं पे भी, क्या घर वालों से परमिशन लेते हैं, पूछते हैं घर वालों को कि मैं मूवी देखने जाऊं? तो जैसे ही देखो, ध्यान से सुन लेना, मैं सिर्फ इलिस्ट्रेट कर रहा हूं इसको ताकि आपको याद रह जाए। आप घर वालों से पूछते हैं, हो सकता है कई बार वो इनिशियली सीधे हाँ हाँ कर देते हैं कि ठीक है, तो आपके जाने के चांसेस हैं, फिलहाल एकदम फाइनल नहीं हुआ पर हाँ कह दिया, इसका मतलब जाने के चांसेस बन गए। और एक होता है सीधे ही ना कर दिया, नहीं। तो अगर सीधे ही ना कर दिया तो क्या आगे कोई बात हो सकती है?
अगर सीधे ही ना कर दिया कि नहीं जाना, तो फिर क्या वो आगे पूछेंगे कि कितने बजे जाना चाहते हो, कितने बजे आना चाहते हो, वगैरह वगैरह? नहीं, जब ना ही कर दिया तो क्या पूछना है? ठीक है, तो ना कर दिया इसका मतलब तो ना हो गया। अगर हाँ कर दिया तो क्या वो आगे की बातें पूछ सकते हैं कि ठीक है चले जाओ, बट ये तो बताओ कब जाओगे, किसके साथ जाओगे, कैसे जाओगे, कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वगैरह वगैरह। हाँ, अगर इन बातों में से कोई बात नेगेटिव निकली, जाने का तरीका सही नहीं है, जाने वाले लोग सही नहीं है, जाने वाली जगह ठीक नहीं है, ठीक है, पैसे ज्यादा हैं, ऐसा कुछ भी नेगेटिव निकला, तो क्या जाना कैंसिल? बोलिए, मना हो जाएगा? यस। और अगर उनमें भी सारी बातें ठीक निकली तो फाइनली जा सकते हैं आप। तो क्या होगा, यहाँ पे भी यही होगा। ये सारी कंडीशन चेक करेंगे हम 30 to 38 में और कहेंगे हाँ या ना। ना हुआ तो बात खत्म, हाँ हुआ तो आगे। यहाँ जाके हम ये पूछेंगे कि आपने टीडीएस काटा नहीं काटा, आपने कैश में पेमेंट किया या आपने बैंक से पेमेंट किया, पेमेंट हो गया या बाकी है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हम पूछेंगे। अगर ये सारी बातें ओके निकलती है तो खर्चा अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। बोलिए, पिक्चर समझ में आ गई कि क्या होना है और कैसे होना है? यहां तक आप पढ़ लें, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और ये सेक्शन स्टार्ट करेंगे 30 to 38। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।